अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट का पेपर इजी आएगा, किस सब्जेक्ट का पेपर मुश्किल आएगा, तो तुम तैयारी कैसे करोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हारे फाइनल पेपर को पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूँ। 90% नहीं, ऑलमोस्ट हर बच्चे को ये पता ही नहीं है कि उनके फाइनल पेपर का लेवल क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूँ अभी ना बहुत सारे बच्चे उस सब्जेक्ट में लगे हुए हैं, मेहनत करे जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट का पेपर ईजी आने वाला है, एंड वहीं पे उस सब्जेक्ट को इग्नोर मारे जा रहे हैं जिस सब्जेक्ट का पेपर मुश्किल आएगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा फाइनल पेपर कौन से सब्जेक्ट का ईजी आने वाला है, कौन से सब्जेक्ट का मुश्किल आने वाला है, तो ये बताओ यार तुम तैयारी कैसे करोगे। देखो यार, मैं जनरली कभी बोलता नहीं कि वीडियो को एंड तक देखो, लेकिन आज मैं बोलूंगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी चीजें बताने वाला हूं ना, सारी चीजें प्लीज ध्यान से सुनना, सारी चीजें ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या होगा, साथ में मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हारे कौन सा सब्जेक्ट का पेपर लेंथी आएगा और कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपका छोटा आएगा, ताकि तुम्हें ना क्लैरिटी मिल जाए कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट का पेपर लेंथी आने वाला है, तो आप अपनी जो रिटन प्रैक्टिस है ना वो आप पहले स्टार्ट कर दोगे। तो अगर आपको पता होगा कि भाई मेरे इस सब्जेक्ट का पेपर लेंथी आने वाला है या इस सब्जेक्ट का पेपर टफ आने वाला है, तो आप है ना पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। और अगर आपको पता हो कि भाई इस सब्जेक्ट का पेपर मेरा इजी आएगा या छोटा आएगा, तो तुम अपनी जो तैयारी है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें पेपर का लेवल बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर लेंथी आएगा, और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में किस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि देखो यार, सिर्फ पेपर के लेवल पता करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें पता चल जाए कि भाई ये पेपर इजी आएगा, मुश्किल आएगा, क्या सिर्फ पता होने से पेपर अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हें पेपर की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो क्या भैया हमारा इंग्लिश का पेपर इजी आएगा, मुश्किल आएगा? तो मैं आपको बिल्कुल अप फ्रंट, बिल्कुल सच्चाई बताता हूं, तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होगा ना वो आपका एवरेज होगा। यस, बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि भाई इंग्लिश तो बहुत मुश्किल होती है, इंग्लिश में ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है। नहीं, इंग्लिश का पेपर चाहे आप पिछले 10 साल के इंग्लिश के पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा, एक पैटर्न नोटिस होगा कि जो इंग्लिश का पेपर होता है ना वो हमेशा हर साल आपका एवरेज ही आया है। तो इस साल का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो भी आपका एवरेज आएगा। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आपका एग्जामिनर होता है ना, जो आपका पेपर डिजाइन करता है, वो ऐसे डिजाइन नहीं करता कि पूरा पेपर एवरेज बना दिया या पूरा पेपर हार्ड बना दिया, ऐसा नहीं होता। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती, ध्यान से सुनना। ऐसे नहीं होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर मुश्किल आएंगे या फिर आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर इजी आएंगे, ऐसे भी नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट के पेपर आपके इजी आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पेपर आपके मुश्किल आ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के पेपर आपके एवरेज या अबव एवरेज आ सकते हैं। समझ रहे हो। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है ना वो आपका एवरेज होता है, लेकिन जो मेन चीज है वो ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे ना ये से भाग जाएंगे, अच्छा इंग्लिश का पेपर तो एवरेज आएगा। मेन चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आपका इंग्लिश का पेपर 80% ही एवरेज होगा और 10% पेपर आपका हार्ड होगा और 10% पेपर आपका इजी होगा। समझ रहे हो। मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर आप एवरेज बोल सकते हो, लेकिन 80% पार्ट जो होगा ना इंग्लिश का वो आपका एवरेज होता है, 10% पार्ट आपका हार्ड होता है, 10% पार्ट आपका इजी होता है। अब कौन सा वाला पार्ट आपका इजी आएगा, कौन सा पार्ट आपका हार्ड आएगा, वो मैं बताता हूं। तो देखो, इंग्लिश के अंदर है ना टोटल आपके 4 सेक्शन होते हैं, सभी बच्चों को पता है। पहला सेक्शन होता है आपका रीडिंग, जिसके अंदर आपके अनसीन पैसेज वगैरह वाली चीजें आती हैं। दूसरा होता है आपका राइटिंग सेक्शन, तीसरा होता है आपका ग्रामर, ठीक है, चौथा होता है आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, समझ रहे हो। ये 4 पार्ट होते हैं इंग्लिश के अंदर। अब जो आपका रीडिंग पार्ट होता है ना ये आपका एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, राइटिंग पार्ट आपका इजी होता है, ग्रामर वाला पार्ट आपका हार्ड होता है। यस, ग्रामर में आपको ज्यादा मेहनत करनी है, और जो आपका लिटरेचर वाला पार्ट होगा ये आपका एवरेज होगा। क्या होगा? एवरेज होगा। अब मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ है ना लिटरेचर में अपनी पूरी मेहनत करते रहेंगे, लिटरेचर पढ़ते रहेंगे, ग्रामर को इग्नोर कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि भैया मैंने तो तैयारी करी थी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मेरे नंबर क्यों कम आए? क्योंकि तुमने ना जिस चीज पे तैयारी करनी चाहिए थी उस पे नहीं करी। समझ रहे हो। किस चीज पे हमें कितनी मेहनत करनी है वो अब तुम्हें समझ में आ गया। ग्रामर तुम्हारी मुश्किल आती है, तो जितनी मेहनत आपको, मतलब देखो बराबर तो सभी में पढ़ना है, लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत आपको ग्रामर में करनी है। जो तुम्हारा लिटरेचर वाला पार्ट है वो आपका एवरेज आता है, जो आपका रीडिंग वाला पार्ट है वो आपका एवरेज आता है, राइटिंग वाला पार्ट आपका इजी आएगा, और जो ग्रामर वाला पार्ट है ये आपका हार्ड आएगा। अब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें कौन से पार्ट पे कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि भैया क्या इंग्लिश का पेपर लेंथी आता है? ध्यान से सुनना, इंग्लिश का पेपर यस आपका ऑन टाइम कंप्लीट होगा। ऑन टाइम का क्या मतलब होता है भैया? देखो, जैसे आपको पता है कि आपके ना इंग्लिश के पेपर या कोई भी पेपर हो उसको करने के लिए आपको टोटल
3 घंटे का टाइम मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है, कई बार होता है ना, कई बच्चों की लिखने की स्पीड स्लो होती है, और मैं हर साल ये चीज नोटिस करता हूं कि 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश का पेपर छूट जाता है। तो अगर तुम्हारी स्पीड स्लो है तो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर छूट जाएगा। अगर तुम्हारी स्पीड एवरेज है, ये खुद से पूछो कि तुम्हारी जो लिखने की स्पीड है वो आपकी फास्ट है, एवरेज है या स्लो है। अगर तुम्हारी इंग्लिश लिखने की जो स्पीड है वो स्लो है ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश का पेपर छूट जाए। तो अपनी जो लिखने की स्पीड है ना, वो अभी से अपने उस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारा जो पेपर है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हमेशा, अगर आपकी एवरेज स्पीड है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की एवरेज स्पीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं तुम्हारा बताऊं तो आपका इंग्लिश का पेपर ऑन टाइम ही कंप्लीट होता है। और मैक्सिमम जो टाइम जाएगा ना, वो 2 चीजों में जाएगा। पहला है आपका राइटिंग सेक्शन, जितने भी आपके लेटर हैं, जितनी भी चीजें होती है ना भाई साहब, वो लगते इजी हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, पेपर का 1 से 1.5 घंटा राइटिंग वाले पार्ट में वेस्ट होता है। और दूसरी चीज है आपके लिटरेचर के क्वेश्चन। नो डाउट लिटरेचर आपकी एवरेज आएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो बड़े बड़े आएंगे, तो उसमें ना तुम्हारा लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारी एवरेज स्पीड है तो तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर है वो ऑन टाइम कंप्लीट होगा। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है साइंस। साइंस में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि साइंस का पेपर अगर मुश्किल आएगा तो तीनों के तीनों पार्ट मुश्किल आएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि बायोलॉजी आपकी इजी आ जाए, केमिस्ट्री मुश्किल आ जाए, फिजिक्स एवरेज आ जाए। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि साइंस में कौन सा वाला पार्ट किस टाइप का पेपर में आने वाला है। तो जो बायोलॉजी है ना, ये आपकी इजी आएगी। यस, बायोलॉजी के अंदर जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या जितने भी आपके डायग्राम है ना, ये आपके बहुत ज्यादा इजी आने वाले हैं। तो तुम्हारे पेपर के अंदर जो बायोलॉजी है ना, अगर तुम बायोलॉजी के अंदर सिर्फ एनसीईआरटी के जो थ्योरी है, जो एनसीईआरटी की थ्योरी है ना, वो अच्छे से कर लो। बायोलॉजी के अंदर जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और जो आपके बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, बस इतना करना है। बायोलॉजी में अगर तुम इतना कर लेते हो, मैं आपको बता रहा हूं, बायोलॉजी तुम्हारी बहुत ज्यादा इजी आने वाली है। अगर तुम एनसीईआरटी की थ्योरी कर लो, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, बस अगर तुम इतना कर लोगे, बायोलॉजी तुम्हें बहुत ज्यादा इजी लगेगी। पेपर तुम्हारा बड़े आराम से, बायोलॉजी वाला जो पार्ट है वो आपका बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत आती है कहां पे? दिक्कत आती है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर जो आपका थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे, कि आपसे मान लो पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि जो फॉर एग्जांपल कुछ भी क्वेश्चन ले लो कि आपका जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों होता है, ऐसे टाइप के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ये आपके इजी होंगे। क्या होंगे? इजी होंगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता ना इस साल आपके पेपर के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। तो ये जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि भैया कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये तो हमने नाम ही पहली बार सुना है, ये कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं? तो जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल तरीके बताऊं तो आपका जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। तो ये जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे इनको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलो या कंसेप्ट बेस्ड बोलो, ये जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके इस बार अबव एवरेज आएंगे। यस, ये आपके अबव एवरेज आने वाले हैं। तो फिजिक्स के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट है ना, वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन रटता है, तो मैं आपको एक चीज बहुत ही अप फ्रंट क्लियरली बता देता हूं, अगर तुम फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट्स को रटते हो ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होंगे, सच बता रहा हूं। और जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, बच्चे डरते हैं भैया न्यूमेरिकल तो हमसे होते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, तो जो न्यूमेरिकल है ना वो आपके एवरेज आएंगे। तो तुम्हें सिंपल न्यूमेरिकल के अंदर क्या करना है, जितने भी आपके एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल है ना, वो बिल्कुल आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। मतलब ऐसे आने चाहिए कि अगर मैं तुमसे रात में उठा के न्यूमेरिकल पूछूं ना, तो उसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए। समझ रहे हो? ये तो हो गई बात एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की, चाहे तुम्हारे इंटेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल हो, चाहे तुम्हारे एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल हो, सारे सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा होगा भैया कि हमारे एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल फाइनल पेपर में आएंगे? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले न्यूमेरिकल है ना, उनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और तीसरी चीज आती है आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर भैया कैसा पेपर आएगा, तो ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा ट्रिकी होती है। तो जो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपकी थ्योरी होगी ना, ये आपकी अबव एवरेज होने वाली है। यस, अबव एवरेज
फिजिक्स की थ्योरी इजी आएगी, बायोलॉजी की थ्योरी इजी आएगी, लेकिन जो केमिस्ट्री की थ्योरी है ना वो आपकी टफ आएगी, मैं पहले ही बता देता हूं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा परेशान होता है, जो मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल आते हैं, वो होंगे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आएंगे आपके एक्टिविटी बेस्ड। जितने भी आपके एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है ना, मतलब एक्टिविटीज को तो ऐसे चाट जाओ, मतलब ऐसे ना बिल्कुल अपने ना वो कहते हैं ना मतलब घुट्टी बना के पी लो, समझ रहे हो। जितनी भी आपके केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी है, सारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके एक्टिविटी में से ही आएंगे। तो तुम्हें समझ में आ गया किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो साइंस होता है ना, ये आपका अबव एवरेज आएगा। क्या आएगा? अबव एवरेज। लेकिन जो चीज साइंस के पेपर के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारे नंबर कटवाएगी, दैट इज कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों के ना फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर जो कंसेप्ट है वो हिले हुए हैं। बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है, ये चीज कैसे हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई जो लाइट है वो रे डायग्राम है या जितनी भी चीजें वो कैसे हो रही हैं। तो कंसेप्ट्स क्लियर कर लो, वरना तुम्हारे जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तुम्हारे 50 नंबर कट जाएंगे। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि भैया हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना तो चाहते हैं, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं। तो हम कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कहां से करें? तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ओसवाल के सैंपल पेपर। और इन्हीं सैंपल पेपर की वजह से मेरे खुद 10th क्लास में मैं टॉपर बना। आप सभी को पता होगा मेरे 10th में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आए हुए हैं, और 12th में थोड़े से कम रह गए थे। 12th में मेरे 98.6 परसेंटेज आए हुए हैं, लेकिन मैंने अपने 10th क्लास में ये सेम सैंपल पेपर यूज करे थे, और तब से लेके आज तक ये सैंपल पेपर सबसे बेस्ट है। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से लोगे ना, तो आपको एक बुक के ऊपर, एक सैंपल पेपर के ऊपर आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। बाकी देखो, आप दुकानदार से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना, वहां से अगर आप इन सैंपल पेपर को परचेज करोगे तो आपके एक सैंपल पेपर पे 100 रुपए आपके बच जाएंगे। अगर आप 2 लोगे तो आपके 200 रुपए बच जाएंगे, आपकी मर्जी है। तो मैंने इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। क्लियर एवरीवन? वहां से जाके ले सकते हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भैया क्या हमारा जो साइंस का पेपर है क्या वो लेंथी आएगा? नहीं। साइंस का पेपर आज तक, मतलब पिछले 10 साल के अगर तुम पेपर उठा के देखोगे, आज तक कोई भी सेट उठा लो, आज तक साइंस का पेपर कभी भी लेंथ ही नहीं आया। मतलब अगर एक मैं एवरेज बच्चे की बात करूं, एवरेज स्पीड है, एवरेज उसने सिलेबस का रखा है, अगर मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताऊं ना, तो तुम्हारा जो साइंस का पेपर है वो आपका 2 घंटे 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हें 20 मिनट मिलेगी पेपर को रिवाइज करने के लिए। ये मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हारी एवरेज स्पीड है और तुमने एवरेज तैयारी कर रखी है, तो तुम्हारा जो साइंस का पेपर है ना, वो आपका 2 घंटे 40 मिनट में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हें ना 20 मिनट मिल भी जाएगी पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है एसएसटी। क्या भैया एसएसटी का पेपर इजी आएगा, एवरेज आएगा, अबव एवरेज आएगा, हार्ड आएगा? बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो, एसएसटी के अंदर आपके टोटल 4 पार्ट है। पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा है आपका ज्योग्राफी, तीसरा है आपका सिविक्स, और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स, राइट। अब ध्यान से सुनना, जो हिस्ट्री होगी ना, हिस्ट्री आपकी हार्ड आएगी। ज्योग्राफी में 2 चीजें होती हैं। ज्योग्राफी में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे ये आपके इजी आएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके इजी आएंगे। हिस्ट्री में कुछ भी ले लो, सब कुछ हार्ड आएगा, सच बता रहा हूं। चाहे तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ो, उससे काम नहीं चलने वाला हिस्ट्री के अंदर। लेकिन ज्योग्राफी में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे ना, अगर ज्योग्राफी में तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जो आपका मैप वाला क्वेश्चन आएगा, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा, लेकिन ये आपका एवरेज आएगा। कैसा आएगा? एवरेज आएगा। यस, ज्योग्राफी के अंदर मैप आपके एवरेज आएंगे। आपको पता है 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में से आएगा, शायद 2, मतलब पता नहीं, इतना पता है मेरे को। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से दोनों मिला के टोटल आपका 5 नंबर का मैप में से आने वाला है। अब मेरे को ये याद नहीं है कि 2 नंबर का ज्योग्राफी में से आएगा या फिर 2 नंबर का हिस्ट्री में से आएगा। अगर मान लो हिस्ट्री में से 2 नंबर का आएगा, तो ज्योग्राफी में से आपका 3 नंबर का मैप वाला जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी में से आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब बात करते हैं सिविक्स की, कि भैया हमारी जो सिविक्स है वो कैसी आने वाली है। तो जो सिविक्स होगी, ये आपकी सिविक्स के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, सिविक्स के अंदर सबसे ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस वाले पेपर में आएंगे। सच बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद क्लास 10th को इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं खुद क्लास 10th का टॉपर रह चुका हूं। उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिविक्स के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, इसकी वजह से सिविक्स आपकी अबव एवरेज हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, अबव एवरेज। लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक्स है ये आपकी हमेशा एवरेज आती है, चाहे पिछले मतलब 10 क्या मैं तो कहूंगा 20 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी एवरेज आएगी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यस, आपका जो एसएसटी का पेपर है ये आपका हार्ड आता है, ये रियलिटी है। एसएसटी के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर तुम है ना नोटिस करोगे, मैक्सिमम बच्चे किस सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, साइंस में, मैथ में। साइंस मैंने क्या बोला, इजी आएगा, एसएसटी मैंने क्या बोला, हार्ड आएगा। अब समझे इस वीडियो की वैल्यू, इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मैं जनरली कभी बोलता नहीं कि वीडियो को एंड तक देखो, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा था कि साइंस में जितने बच्चे मेहनत करे जा रहे हैं ना, लगे हुए हैं, साइंस के टेस्ट करो, साइंस का ये करो, एसएसटी को बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, और जबकि एसएसटी में बच्चों के नंबर कटते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो एसएसटी के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब मैं बताता हूं कि भैया क्या एसएसटी का पेपर लेंथी होता है? नहीं। एसएसटी का पेपर अगर मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से बताऊं, अगर तुमने एवरेज तैयारी कर रखी है, अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड भी एवरेज है, तो तुम्हारा जो एसएसटी का पेपर है ना, ये आपका बड़े आराम से 2 घंटे 50 मिनट में पूरा हो जाएगा, और आपको 10 मिनट मिलेगी पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, जो कि 10 मिनट मेरे हिसाब से बहुत कम है। सच में बता रहा हूं, 10 मिनट मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो आप जब फाइनल पेपर में जाओगे ना, तो प्लीज ऐसे करना कि अपना जो एसएसटी का पेपर है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारे पास रिवाइज करने का ज्यादा टाइम मिले। तो तुम्हें ना एसएसटी का पेपर जल्दी जल्दी करना है, ताकि तुम्हें लास्ट में ना रिवाइज करने का ज्यादा टाइम मिल जाए। क्लियर एवरीवन? अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो कि है मैथ। इसका मैं बहुत क्लियर बताता हूं, मैथ हमेशा एवरेज आती है, मैथ का पेपर आपका एवरेज ही आएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज देखो, बहुत ही अपफ्रंट बता देता हूं, सच्चाई बता देता हूं, इस साल के पेपर के अंदर, वैसे ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं उनके लिए बड़ी बात है। इस साल के पेपर के अंदर देखो एमसीक्यू तो आपके इजी आएंगे, ठीक है, नो डाउट एमसीक्यू आपके इजी आएंगे, लेकिन ये जो आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके हार्ड आएंगे। और जो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो देखो, पिछली बार तो एवरेज आए थे, लेकिन इस बार तुम्हारे मैथ के अंदर जो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपके अबव एवरेज आएंगे। और इसके लिए भी मैं आपको सेम बुक रेकमेंड करूंगा, आपको मैं रेकमेंड करूंगा मैथ के ये सैंपल पेपर ओसवाल के जो बेस्ट है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। देखो मैं आपको ना ये नहीं बोल रहा कि भाई सारे सब्जेक्ट के ले लो, मैं कभी बोलता ही नहीं। मेरे पास आप देख सकते हो इंग्लिश के भी हैं, मैं बोल ही नहीं रहा इंग्लिश के ले लो। मेरे पास वहां पे हिंदी के भी रखे हुए हैं, मैं बोल ही नहीं रहा हिंदी के ले लो। लेकिन जिसके जरूरी है प्लीज उसके ले लेना, मैथ, साइंस, एसएसटी, बस इनके सैंपल पेपर ले लेना, हिंदी और इंग्लिश में लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पहली चीज समझ में आई। अब मैं बताता हूं कि भैया क्या हमारा जो मैथ का पेपर है वो मतलब लेंथी आएगा या टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो जो आपका मैथ का पेपर है ये बड़े आराम से तुम्हारा 2 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। अगर तुम्हें पूरा मैथ का पेपर आता है, अच्छे से तुमने तैयारी कर रखी है, बड़े आराम से 2 घंटे 40 मिनट में बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 20 मिनट मिलेगी पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए, सबसे बेस्ट है। समझ गए? ठीक है। अब आता है हमारा आखिरी सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी सिंपल बताता हूं, बहुत ही ग्रामर टफ आएगी, टफ तो नहीं बोलूंगा, अबव एवरेज मान लो, अबव एवरेज आएगी, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते ना, तो अबव एवरेज बोल देता हूं। तो ग्रामर हिंदी के अंदर अबव एवरेज आएगी। लिटरेचर आपकी इजी आएगी, इंग्लिश के अंदर लिटरेचर अलग लेवल की आती है, हिंदी के अंदर लिटरेचर आपकी इजी आएगी, ठीक है। रीडिंग वाला पार्ट सबसे इजी होगा, रीडिंग वाला पार्ट सबसे इजी होगा, लेकिन जो आपका राइटिंग वाला पार्ट है ना, ये आपका कैसा आएगा, राइटिंग वाला पार्ट आपका एवरेज आएगा। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल आएगा, एवरेज का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल आएगा, लेकिन राइटिंग वाले पार्ट में आपका ना लिखने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो प्लीज हिंदी के अंदर मैं देखता हूं ये ना मतलब लाखों बच्चों की कंप्लेन है, और ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। हिंदी के अंदर अपनी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो प्लीज पहले से ही शुरू कर देना, क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों के ना हिंदी लिखने में ना पेपर के टाइम 3 घंटे जब आप हिंदी लिखते हो आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा। अगर तुम्हें मेरी बात झूठी लग रही है ना, तो आप है ना एक बार ट्राई कर लेना, हिंदी का कोई भी है ना सीबीएसई का सैंपल पेपर उठा लेना, खुद है ना फोन के अंदर 3 घंटे का टाइमर लगा के एक बार ट्राई करना सोल्व करने का, और तुम चेक करना कि क्या तुम्हारा 3 घंटे के अंदर हाथ दर्द नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हिंदी का जो पेपर है नो डाउट ईजी आएगा, नो डाउट हिंदी का पेपर आपका इजी आता है, लेकिन हिंदी का पेपर लेंथी होगा ही होगा। अगर तुमने हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रखी, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा हिंदी का पेपर छूट जाए। तो प्लीज हिंदी के अंदर अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि देखो चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, सब में क्या है आंसर हम इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ना हिंदी में लिखने में ना भाई मौत आती है, हाथ दर्द करने लग जाता है, पेपर छूट जाएगा। और जब कोई चीज हमें आती हो और फिर पेपर छूट जाए
तो भाई साहब तुम्हें पता है फिर कितना दुख होता है, और वो एक लाइफ का वन टाइम चांस है, उसके बाद तुम्हें दोबारा तो कभी लाइफ में चांस मिलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज हिंदी की जो प्रैक्टिस है लिखने की वो अभी से शुरू कर दो। बाकी मैंने इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। अगर आप इन बुक को मेरे लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक पे आपको 100 रुपए बच जाएंगे। अगर आप 3 बुक लोगे तो आपके टोटल 300 रुपए आपके बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी टाइप की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है ना, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, इस वीडियो से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।